गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है आपके ईवीएस की, और ईवीएस में हम बात करेंगे साइंस और सोशल साइंस जो आपकी कक्षा 7th के हैं। ओके, और इसके अंतर्गत ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके स्थानीय मौसम को लेकर के, और आप देखेंगे स्थानीय मौसम में कि हमारे क्या है, जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग जो घटनाएं हो रही हैं प्राकृतिक रूप से, चाहे वो आपके तापमान से रिलेटेड हो, चाहे वर्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो दाब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी क्या पवन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो प्राकृतिक घटनाएं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके सराउंडिंग जो घटित हो रही हैं वो स्थानीय मौसम के अंतर्गत ही आती हैं। ओके, तो हम बात करेंगे इसमें जो आपका तापमान है, जो आपके वायुदाब और पवन है, ठीक है ना, चक्रवात और प्रति चक्रवात है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके तापमान को लेकर के। आखिर तापमान क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को तापमान कहा जाता है, ठीक है ना। वायुमंडल में जो क्या होती है, ताप की मात्रा उपस्थित होती है, जब हम उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और हम फिर बताते हैं उसे डिग्री के रूप में कि आपका इतनी डिग्री सेल्सियस क्या रहा, आपका तापमान रहा है, आज का टेम्परेचर इतना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, तापमान कहलाती है, ठीक है ना। आपने क्या किया, किसी भी पदार्थ है, ठीक है ना, वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, जब उसने क्या किया आपको, आपने उसको क्या किया, डिग्री के रूप में क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, तो वो आपका तापमान कहलाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जो तापमान है उसको या तो आप सेंटीग्रेड में या आप सेल्सियस में क्या करें, आप उसे माप सकते हैं, ठीक है ना, मापा जाता है। बात की जाती है वर्तमान में, तो आपने देखा कि वर्तमान में सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है सेंटीग्रेड के स्थान पर, ठीक है ना। सेंटीग्रेड का क्या प्रयोग नहीं करते हैं वर्तमान में, सेल्सियस का करते हैं। क्यों करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तापमान को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? यंत्र का नाम है आपका थर्मामीटर, जिसे आप कहते हैं। और थर्मामीटर का आविष्कार किया था, वो किया था आपके सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए हम इसे क्या है, सेल्सियस लिखते हैं, ठीक है ना। हम वर्तमान में क्या लिखते हैं, सेल्सियस लिखते हैं, क्योंकि इसको क्या है, सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, आविष्कार किया था, या आप कह सकते हैं इसको प्रयोग किया था। ओके, बात करेंगे हम आखिर जो तापमान से रिलेटेड आपके कुछ क्या है, आपके फैक्ट बनते ही बनते हैं, चाहे वो सौर विकिरण हो, चाहे वो आपके पार्थिव विकिरण हो, ठीक है ना। क्या है आखिर ये, क्या कनेक्शन है इनका, ठीक है ना, किस तरीके से हम ताप प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमारा जो सौर विकिरण की बात करते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि सूर्य द्वारा, ठीक है ना, सूर्य द्वारा ताप के सतत विसर्जन को क्या बोलते हैं, सौर विकिरण कह रहे हैं। अर्थात जो हमारा सन है, और सन से क्या हो रही है, जो हमारी रेजिस निकल रही हैं, ठीक है ना, वो लगातार निकल रही हैं, और वो क्या है आपके पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी के धरातल को क्या कर रही है, पृथ्वी के धरातल को क्या कर रही है, गर्म कर रही है, ठीक है ना, पृथ्वी तक पहुंच रही है। और आप जानते हैं हमारे वायुमंडल को गर्म करते ही सूर्य की किरणें कहाँ तक जा रही हैं, आपकी जो हमने लेयर पढ़ी हुई थी, जिसमें से आपने क्या है, आपका क्षोभ मंडल पढ़ा था, इसमें जो मौसमी घटनाएं होती हैं, तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वायुमंडल से गुजरती हुई आपके, ये जो आपका ओजोन लेयर तो होती है, साथ में आपने देखा कि ओजोन लेयर इसे क्या कर रही है, अवशोषित भी करती है सूर्य की किरणें को, जो यूवी किरणें होती हैं। और आपकी जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में क्या होती है, जो भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं हो रही, मौसमी घटनाएं होती है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम जो इसका क्या होता है, सूर्य की किरणों का जो अवशोषण होता है वो कर लिया जाता है। फिर कुछ किरणें क्या होती हैं, आपके पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं, ठीक है ना। फिर कुछ किरणें क्या होती हैं, आपकी पृथ्वी तक पहुँच जाती है सूर्य की। और आप देखेंगे कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक क्या है, जो पहुँचती हैं, तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का धरातल क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से गुजरते हुए वो कई परिस्थितियों से गुजरते हुए सूर्य की किरणें क्या होती है, एट लास्ट पृथ्वी के धरातल तक पहुँचती है, और पृथ्वी के धरातल को क्या बना रही है, गर्म बना रही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है, ठीक है ना, तो वही चीज़ बताई जा रही है कि हमारा जो पार्थिव विकिरण है, ठीक है ना, तो पृथ्वी द्वारा ताप के पुनः विसर्जन को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। आपका ये जो सन है, ठीक है ना, ये सन ने क्या किया, अपनी किरणों से क्या किया, पृथ्वी के धरातल को गर्म कर दिया, ठीक है ना, किरणें यहाँ तक पहुँच गई। अब जो पृथ्वी है इस ताप को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, और इस ताप को क्या पुनः विसर्जित कर रही है, ठीक है ना, इसको क्या है, वापस भेज रही है, ठीक है ना। जब ये वापस भेजने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, पार्थिव विकिरण कहलाती है, ठीक है ना। हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल जो होता है हमारा, जब सूर्य से किरणें आती हैं तो भी क्या होता है, वायुमंडल को हमारे गर्म करती हैं। और जब सूर्य से किरणें जब वापसी जो आकर के सूर्य से किरणें जो पृथ्वी तक आई, और फिर पृथ्वी ने उन किरणों को क्या किया, वापस किया, जब रिफ्लेक्ट किया उन किरणों का, रिफ्लेक्शन कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर वायुमंडल आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हीट होती है, पृथ्वी के द्वारा जो हीट भेजी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना।
आपको बात बताएं, अगर रियल एग्जाम्पल की लाइफ में अगर आप देखेंगे कि जो सूरज होता है सुबह से देखें तो आप 12 बजे सूरज हमारे सिर पर चमक रहा होता है उस समय, फिर भी हमें क्या होता उतनी गर्मी नहीं लगती है जितनी कि हमें 2 से 4 बजे के बीच में लगती है। क्यों लगती है? आखिर रीजन क्या है? तो आपने देखा जो हमारी पृथ्वी है, आखिर जो सूरज है सुबह से निकल आता है लेकिन 12 बजे तक हमें उतनी गर्मी नहीं लगती, जबकि सूर्य की किरणें जो होती सीधी पड़ती हैं आपके पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, धरातल को गर्म कर रही है, ये आपका क्या कहलाता है, सौर विकिरण कहलाता है। लेकिन जब पृथ्वी इन किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, वापस कर रही है, तो इस समय जब हमारा वायुमंडल गर्म होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीट पैदा करता है। यानी कि इन किरणों से क्या होता है, वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है कंपेयर टू आपके सौर विकिरण से। ठीक है ना, अगर इनडायरेक्टली रूप में देखते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका रीजन कि आपको जो जब पृथ्वी क्या करेगी, उन किरणों को रिफ्लेक्ट करेगी, वापस भेजेगी, तो उस समय जो आपके धरातल से जो हीट पैदा होती है, फिर आपका वायुमंडल जो गर्म होता है, उस समय आप गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं। इसीलिए हमें दोपहर से 2 से 4 के बीच में आपने देखा कि हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है ना, ज़्यादा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर। ओके, अब इसी को लेकर हम बात करेंगे, वायु जो होती है, वायु जो गर्म होती है वो किस तरीके से गर्म होती है। तो आप देख सकेंगे कि वायु की जो क्रियाएं होती हैं वो 3 क्रियाओं के द्वारा मतलब क्या है, गर्म होती हैं। जैसा कि आपने विकिरण अभी देखा हुआ है, फिर हम संचलन देखेंगे और आपका संवहन देखेंगे। अगर बात की जाती है विकिरण की, तो सबसे पहले आपने देखा कि सूर्य ताप द्वारा क्या होता है, विकिरण क्रिया से धरातल का ऊपरी भाग गर्म होता है। वही चीज़ हमने देखी, सूरज है, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है, पृथ्वी के धरातल को पर जा करके क्या कर रही हैं, वो सीधे तौर पर जा करके आपके क्या है, वायुमंडल से गुजरती हुई लेयर से गुजरती कहाँ जा रही है, सूर्य के पृथ्वी के धरातल पर आती हैं और इसके ऊपरी भाग को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। तो ये आपका होता है सौर विकिरण या विकिरण कह सकते हैं आप। ठीक है ना, अगर बात की जाती है इसी में जो वायु गर्म हो रही है, जब ये धरातल गर्म हो गया आपके पृथ्वी का, तो फिर क्या होगा, जब ये गर्म हो गया तो इसके संपर्क में जो जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब क्या हो जाएंगी, वो भी गर्म हो जाएंगी। और जब वो चीज़ें भी गर्म हो जाएंगी, वो परतें भी गर्म हो जाएंगी, तो वो क्या कहलाती है, आपकी संचलन की क्रिया कहलाती है। संचलन यानी कि क्या होना, चलायमान होना। ठीक है ना, अर्थात जब चीज़ें क्या होती हैं, गर्म होती है और सामने वाली जो चीज़ है अगर वो ठंडी है, अगर वो उसके संपर्क में आ जाती है, तो वो क्या करेगी, संचलन के माध्यम से उसको भी क्या करेगी, गर्म कर देगी। ठीक है ना, और तब तक वो संचलन चलेगा जब तक कि वो उसको अपने लेवल पर नहीं ले आएगी। ठीक है ना, ये कहलाता है संचलन। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि ऊष्मा जब किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या स्थानांतरित होती है, तो वह संचलन कहलाता है। जैसे ये आपकी क्या है, लोहे की रॉड है और आपने यहाँ पर हीट उसको दे दी। ठीक है ना, ये आपने क्या कर दी, हीट दे दी उसको, तो क्या हो रही है, लोहे की जो रॉड है वो यहाँ पर गर्म हुई, लेकिन आप देखेंगे इस संचलन के माध्यम से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो पूरी रॉड है वो पूरी गर्म हो जाएगी। ये क्या है आखिर आपका, ये आपका संचलन है। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से बताया जा रहा है कि पृथ्वी के जो धरातल है उसके संपर्क में जैसे ही चीज़ें आएंगी, वायु जैसे ही उसके संपर्क में आएगी, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब वायु गर्म हो जाएगी तो जो आपकी थर्ड प्रोसेस रहेगी, तो वायु की निचली परतें गर्म होकर क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, और हल्की होकर के क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है ना, जब ऊपर उठ जाएंगी आसपास की, ठीक है ना, ये जो क्या है, जो परतें हैं, ठीक है ना, ये गर्म होकर ऊपर उठने लगी हैं, तो आपने देखा जो आसपास की जो हवा है या पवनें हैं या मतलब परतें हैं, वो क्या होंगी, यहाँ पर आपका स्थान ग्रहण कर लेंगी। कौन सा स्थान, ये जो पहले आपकी गर्म हवाएं थी, ठीक है ना, ये ऊपर जा रही हैं, और ये जो पुरानी है, जो आपकी ठंडी जो परतें हैं, वो यहाँ पर आती जाएंगी, ठंडी हवाएं जो है यहाँ आती जाएंगी और ये ऊपर चलती जाएंगी। ये जो प्रोसेस होती है एक्चुअली, ये आपकी कहलाती है क्या, संवहन कहलाती है। ठीक है ना, एक स्थान से क्या हो रहा है, दूसरे स्थान को हम क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका संवहन कहलाता है। और इसको हम क्या देखेंगे, जल समीर और थल समीर में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जल समीर और थल समीर हमारा संवहन की क्रिया के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है ना, बात की जा रही है आपके नेक्स्ट इसी में टॉपिक की, जो आपका वायुदाब है। आखिर वायुदाब होता क्या है, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर वायु मंडल अपने भार के कारण जो दबाव क्या है डालता है पृथ्वी की सतह पर,
उसे वायुदाब कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात ओवरऑल वायुमंडल का जो दबाव क्या है पृथ्वी की सतह पर डाला जाता है, ठीक है ना, वो आपका क्या वायुदाब कहलाता है। अगर बात की जाती है इसके नापने की इकाई की तो आपकी मिलीबार होती है। और वायुदाब मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपका कहलाता है वायुदाब मापी, जिसे आप बैरोमीटर के यंत्र कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं उसका नाम है, ठीक है ना, इससे मापते हैं। अगर बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा जो आपका क्या है वायुमंडलीय दाब देखने मिलता है वो 1013 मिलीबार मिलता है आपके किसमें समुद्री सतह पर मिलता है। अर्थात सागरी जो धरातल है आपका सागरी तल है उस पर क्या होता है वायुमंडल का भार सर्वाधिक होता है। लेकिन सागरी सतह से अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका सागर है अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका धरातल का जो ये क्या होगा, यहाँ पर जो दाब होगा वायुमंडलीय दाब वो सर्वाधिक होगा। लेकिन जब आप ऊपर की ओर जाएंगे, पर्वतीय एरियाज की ओर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हवा का जो घनत्व है, ठीक है ना, जो हवा का जो दबाव है क्या हो गया वो कम पाएंगे आप, ठीक है ना, निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाएंगे। जब यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर जरूरत होगी किसकी, ऑक्सीजन सिलेंडर की। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है ना। इसी में हम बात करेंगे जो आपका वायुदाब मापी यंत्र है, आप बैरोमीटर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पवन की। जो पवन है, पवन की जो गति होती है उसको हम किस यंत्र से मापते हैं, तो आप जानते हैं वेग मापी जो यंत्र होता है, वेग मापते हैं, ठीक है ना। हवा का जो वेग है, जो गति है वो कितनी है, कितने किलोमीटर पर आवर है, ये सारी चीज़ें हम वेग मापी यंत्र से मापते हैं। अगर हमें दिशा को चेक करना है तो वो दिक् सूचक यंत्र होता है। इसका डायग्राम हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में, ओके। इसके माध्यम से हम पवन को गति और उसकी दिशा को मापते हैं। बात करेंगे हम पृथ्वी की जो घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं जो सागरीय आपकी जल धाराएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर क्या होती है मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यही बताया जाए ये जो फेरल का नियम है एक्चुअली काफ़ी फेमस रहा है। जो आपके भूमध्य रेखी जो क्या है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जाती है, इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे क्या है फेरल का नियम काम करता है, ठीक है ना। तो यही बताया जा रहा है जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं अपने दाहिनी ओर और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो आपका क्या है बाईं ओर मुड़ जाती है। ये आपका जो नियम है वो फेरल का नियम है, ठीक है ना, ये याद रखना है। बात की जाती है कुछ पवनों को लेकर के, तो आप जानते हैं जो हमारे स्थायी पवन है यानी कि परमानेंट है, जो जैसे कि आपके व्यावहारिक है, पछुआ पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं, ठीक है ना। अगर सामयिक पवने की बात की जाती है जो समय के साथ आती जाती रहती है वो है आपकी मानसूनी पवने। बात की जाती है स्थानीय जो आपके आसपास सराउंडिंग की जो पवने हैं वो आपकी जल समीर, थल समीर और लू है। बात की जाती है अन्य जो कुछ पवने हैं वो आपकी चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हम किलोमीटर पर आर के हिसाब से क्या होते हैं मापते हैं पवन का वेग, वो ये है आपका पवन वेग मापी यंत्र। जो आपकी दिक् सूचक क्या है, दिशा सूचक क्या है, ये यंत्र है, ठीक है ना, ये क्या है पवन से रिलेटेड है, ओके। अब हम बात कर ले इसी में आपकी क्या स्थायी पवन, जैसा कि आपने क्या है इसका पढ़ा हुआ है स्थायी पवन, ठीक है ना, इसके हमने नाम ही पढ़े हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि कौन सी आपकी स्थायी है कौन सी आपकी स्थानीय है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री क्या होता है विषुवत रेखा के, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री क्या साउथ जो आपका एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्या, ये जो रेखा है वो उसमें जो पवनी चलती है वो कहलाती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी, ठीक है ना। ये आपका एरिया है, ठीक है ना, व्यापारिक पवनों का। अगर बात की जाती है आपके पछुआ पवनों की तो 30 से 60 डिग्री के बीच, और यहाँ पे साउथ में भी 30 से 60 डिग्री, और अगर ध्रुवीय पूर्वी और दक्षिणी ध्रुवीय पूर्वी पवनों की बात की जाती है तो ये आपके 60 डिग्री से एबव पाए जाते हैं लास्ट तक, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पवने हैं जो आपके क्या स्थायी पवनों के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इनकी दिशा क्या बदलती नहीं है, ये क्या है स्थायी होती है, ठीक है ना, ठीक, ओके। बात करेंगे अब हम जल समीर और थल समीर को लेकर के, तो जल समीर और थल समीर जैसा कि आपके नाम से इसके स्पष्ट है, आपको क्या करना है, समीर चल रही है, जल से चल रही है और फिर क्या है थल से चल रही है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जल समीर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो जल होता है वो देर से गर्म और देर से क्या होता है ठंडा होता है। पहली बात तो आप इसको नोटिस करिए कि जल जो होता है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है कंपेयर टू आपके स्थल, ठीक है ना। स्थल आपका क्या होता है, आपने देखा सूरज निकला सुबह क्या है ठंडक है, लेकिन सूरज निकला वो गर्म हो गया, सूरज गया ढल गया, और जैसे ही क्या वो सूरज ढला फिर क्या हो गया हमारा स्थल फिर ठंडा हो गया, ठीक है ना। जबकि जल के साथ ये पोजीशन नहीं हो पाती है। जल जो होता है जल को टाइम लगता है, देर से क्या होता है गर्म होता है, और जल क्या होता है देर से ठंडा होता है, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना।
तो वही चीज़ बताई जा रही है। जब बात की जाती है दिन के समय की, बात की जाती है जब सूर्य निकला हो दिन के समय की और रात के समय की। तो जल समीर में बात करेंगे हम दिन के समय की। तो दिन के समय क्या होता है, जो आपका स्थल भाग है, ठीक है ना, दिन के समय जो आपका ये स्थल भाग है वो क्या होता है, जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाएगा। सूरज निकला दिन के समय और आपने देखा कि हमारा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और ये हमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब ये जल्दी गर्म होगा तो आपको पता है कि यहाँ की पवन कैसी हो जाएगी, गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी जस्ट अपोजिट अगर आप बात करोगे कि जल में, तो जल में आप जानते हैं यहाँ पे जो पवनों का जो घनत्व है वो क्या है, क्या हो जाएगा, और पास पास रहेगा, जो आपका क्या है, ज़्यादा रहेगा। और जब ज़्यादा होगा पवनों का घनत्व तो वो क्या होगा, वहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, वहाँ पर क्या होगा आपके, वहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ भी है ये अधिक दाब और ये आपके कम दाब का क्षेत्र, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा जब ये कम दाब का क्षेत्र बनता है और ये हमारे अधिक दाब का क्षेत्र बनता है, तो आप देखेंगे जो पवनें होती हैं हमेशा, ठीक है ना, अधिक वायु दाब से क्या होती है, निम्न वायु दाब की ओर चलती है, ठीक है ना। तो आपने देखा जल से पवनें क्या है, इस तरीके से उठती हुई कहाँ जाएंगे, आपके स्थल की ओर जाएंगे, ठीक है ना, फिर एक गर्म होकर ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। फिर ये प्रोसेस यूँ चलती रहेगी, ये फिर गर्म होंगी, फिर ऊपर गर्म होंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, जल समीर हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपके, और जल समीर में ये भी होता है, ओके, जल समीर हो गया। अब बात करते हैं थल समीर। थल समीर क्या होता है आपका, वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होती है कि हमारा जो जल होता है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जो आपका स्थल होता है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। अब हो जाती है आपकी रात, ठीक है ना। अगर बात की जाती है रात, तो आपको पता है कि जैसे ही रात होगी तो हमारा स्थल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो दाब होगा, जो पवनें होगी, जो घनत्व होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और घनत्व तो ज़्यादा हो जाए यानी कि उच्च दाब होना, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर लेते हैं वहीं पर जल की, तो आपने देखा जल देर से गर्म और देर से ठंडा हो रहा है, तो रात को भी उतनी जल्दी वो ठंडा नहीं होगा जितनी जल्दी आपका स्थल। यहाँ पर जल को ठंडे होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। जब यहाँ पर जल गर्म है कंपेयर टू स्थल, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर आपके स्थल में उच्च वायुदाब का क्षेत्र। अब पवनें फिर आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगे, तो पवनें क्या होंगी, आपके स्थल से कहाँ जाएंगे, आपके जल की ओर चलेंगी, ठीक है ना। ये आपके रात की कहानी होती है, ठीक है ना, थल समीर जिसे आप कहते हैं। तो पवनें जब स्थल से क्या होता है, जल की ओर चलती है, वो आपकी कहलाती है थल समीर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसी में आपके चक्रवात से रिलेटेड और क्या, प्रति चक्रवात से रिलेटेड, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई क्षेत्र कम वायुदाब का केंद्र बन जाता है, ठीक है ना, चक्रवात आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा, कम वायुदाब का क्षेत्र। हमने क्या कहा, जो पवनें होती है वो क्या होती हैं, उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं, ठीक है ना। उच्च वायु, जहाँ कम वायुदाब होगा, क्योंकि जहाँ कम वायुदाब कम होगा, जब पवनें क्या होंगी वहाँ पर गर्म होंगी, गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो पवनों का घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात बताई जा रही है, जब केंद्र में क्या होता है, कम वायुदाब हो, ठीक है ना, कम वायुदाब हो तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा और वो अधिक हो, तो जो पवनें होती है वो अधिक वायुदाब से क्या होगा, कम वायुदाब क्षेत्र की ओर ही जाएंगी ना। इसलिए आपकी जो होती है ये कहलाते हैं चक्रवात। और चक्रवात क्या होते हैं, तेज वर्षा वाले होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना, नुकसानदायक होते हैं, ठीक है ना। ये अगर बात की जाती है प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। और आप इसमें देखेंगे प्रति चक्रवात के अंतर्गत, ठीक है ना, कि जब केंद्र में अधिक वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, चक्रवात में कम बन रहा है अंदर, ठीक है ना। लेकिन जब प्रति चक्रवात में क्या होता है, यहाँ पे बाहर क्या होता है, अधिक वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है आपका, कहाँ, अंदर, ठीक है ना। प्रति चक्रवात में आपके क्या है, अधिक वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है अंदर, और बाहर क्या होता है, आपके कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो पवनें क्या होती हैं आपकी, अधिक वायुदाब से क्या होता है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो पवनें अंदर से बाहर की ओर चलने लगेंगी। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रति चक्रवात कहलाता है। और ये जो होती है, इसकी जो गति होती है वो धीमी होती है थोड़ी सी। और बात की जाती है इससे क्या होती है, वर्षा जो होती है वो क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है ना, इससे वर्षा नहीं के बराबर होती, प्रति चक्रवात आते हैं तो। अगर बात की जाती है कि आखिर उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका का है, अमेरिका महाद्वीप कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपके चक्रवात आते हैं वो आपके कहलाते हैं हरिकेन कहलाते हैं। इनका जो नाम होता है वो क्या होता है, हरिकेन होता है। अगर बात की जाती है आपके फिलीपींस और जापान की, जैसा कि बहुत ही अभी चर्चा में है, बहुत ज़्यादा क्या है,
चर्चा में चल ही रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या है, चीन और जो जापान के बीच क्या है, युद्ध चल रहा है। ठीक, युद्ध कहें मतलब कि क्या है, आपस में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, विवाद की स्थिति चल रही है, क्योंकि जो जापान ने है वो उनका एक क्या है, द्वीप को क्या है, हासिल कर लिया, मतलब कि क्या है, हथिया लिया है जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो वही बात बताई जा रही है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हरिकेन है, सॉरी, जो आपके जो चक्रवात है, यहाँ पर क्या होते हैं, चक्रवात को जापान में टाइफून कहते हैं। ठीक है ना, अगर बात की जाती है अभी करंट की, 19 मई 2020 को अम्फान चक्रवात आया था आपके बंगाल और ओडिशा के तट पर, और इसको लेकर के क्या है, काफ़ी अलर्ट किया गया था लोगों को। ओके, इस तरीके से आपकी क्या है, ये टॉपिक हुआ है, और इसमें हम कुछ बात कर लेते हैं एमसीक्यू की। तो आप देखेंगे वाइड आपको जो मापने वाली इकाई होती है वो मिली बार होती है। ठीक है ना, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली जो पवन होती है वो आपकी लू कहलाती है। ये स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। कौन सा स्थानीय पवन है, कौन सा स्थायी पवन है, ये याद रखना है। तो हमारा जो थल समीर है वो हमारी स्थानीय पवन है। ठीक है ना, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हो गए हैं और आपके टॉपिक कवर हो गया। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।